नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज यानी कि 7 जून को हम लोग चर्चा करने वाले हैं कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के लिए भी हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा 2 अध्यादेश लाए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आई कमिट इनिशिएटिव ट्विटर पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये आई कमिट, हैशटैग आई कमिट क्या है इसके बारे में देखेंगे। अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम ये क्या है, इन सभी को हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं भाई, पहला है कृषि क्षेत्र। अब जैसा कि आपको पता है, कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इसका मुख्य रीज़न ये है कि आपको पता है कि आधे से अधिक जनसंख्या जो है भारत की, वो गांव में बसती है। अब गांव में भाई ऐसा तो है नहीं कि सभी पैसे वाले हैं, कोई खेती करेगा नहीं या सभी का बिजनेस है। तो जायज़ सी बात है, उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है? खेती करना, कृषि करना। और कुछ लोग ऐसे किसान भी हैं जो बिल्कुल भूमि इनके पास कोई कृषि है ही नहीं, यानी कि वो भूमिहीन है। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो लीज पे ले लेते हैं, जिसको देहाती भाषा में बटाई बोलते हैं। ठीक, यानी कि आधा आप ले जाओ, आधा करने वाला ले जाएगा। तो इसीलिए बहुत ही बड़ी जनसंख्या भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में है, वो कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। और अब वर्तमान की सिचुएशन के हिसाब से देखें, जो कोविड-19 के चलते हुए है, अब देख रहे हो जितने भी प्रवासी मजदूर थे, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के जितने भी मजदूर थे, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे तमिलनाडु में, कहीं भी हो, वो सभी कहाँ पहुँच गए हैं? उत्तर प्रदेश में ही पहुँच गए हैं। अब क्या भाई, ऐसा तो है नहीं कि जितने भी लोग वहाँ गए हैं सभी को राज्य सरकार रोज़गार दे देगी वहाँ। तो क्या करेंगे भाई, कुछ लोग कुछ ना कुछ तो करना है ना उनका, अपना परिवार, अपना पेट चलाने के लिए। तो सीधा सा एक ही ऑप्शन बचता है उनके पास, वो क्या है? वो है कृषि। तो इसी को देखते हुए राष्ट्रपति ने क्या किया, एक अध्यादेश जारी कर दिए। एक नहीं, 2 अध्यादेश जारी किए। यहाँ पे हम दोनों की चर्चा करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या है यहाँ पे। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसानों की मदद करने के उद्देश्य से 2 अध्यादेश जारी किए। और सबसे जो मुख्य चीज़ है अध्यादेश। यहाँ पे हम पहले अध्यादेश को जानते हैं कि है क्या भाई। हम उतनी देर से अध्यादेश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं क्या है, तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं। अगर हम भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 देखें, तो उसी के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति पूरे भारत में या भारत के किसी भी क्षेत्र में अध्यादेश जारी कर सकता है। अब वो होता क्या है, अब जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहा है। तो उस दौरान क्या होगा, अगर भारत में कहीं भी किसी भी कानून की आवश्यकता होगी, तो राष्ट्रपति क्या कर देगा, उसको इम्प्लीमेंट कर देगा, एक अपना प्रपत्र जारी करेगा। उसमें सीधा सा होगा कि भाई ऐसा ऐसा, यानी कि जो काम संसद से पारित कानून करता है, संसद यानी कि संसद में कौन कौन होता है? राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है और साथ में राष्ट्रपति होता है। ठीक है, यानी कि जब तीनों से पारित होकर कोई आपका बिल है, वो एक्ट बन जाता है, यानी कानून बन जाता है। और सेम वही प्रोसेस सब खत्म करके सीधा क्या करेगा, राष्ट्रपति अपना साइन मारेगा और आराम से भारत या पूरे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में वो लागू हो जाएगा। अगर इसकी ज़रूरत होगी तो आगे चल करके संसद से पारित करा करके पूर्ण रूप से एकदम विधिवत कानून बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चला कि अनुच्छेद 123 में अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा उल्लिखित किया गया। और यहीं पे बात करें, अगर थोड़ा सा इनमें फेर बदल करेंगे, यहाँ पे कर देंगे हम 213। अगर हम अनुच्छेद देखो 1, 2, 3 इसमें भी है, 1, 2, 3 इसमें भी है, तो 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, लेकिन 213 में राज्य के अंतर्गत राज्यपाल यही काम करता है। यानी कि राज्यपाल किसी भी राज्य में, हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, और हो सकता है कि एक राज्यपाल के अंतर्गत 2 राज्य, अधिक राज्य भी हो सकते हैं। ठीक है, तो राज्य के अंतर्गत जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, वो कहाँ जारी करेगा, वो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जारी करेगा। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल आप याद रखना, कई बार पूछे गए हैं। और विधिवत जो चर्चा होगी हमारी, वो पॉलिटी के सेशन में होगी। अब हम चर्चा करते हैं जो 2 अध्यादेश। जो पहला अध्यादेश आपका है वो ये है, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा अध्यादेश। अब देखिए संवर्धन सुविधा, अब यहाँ पे लग रहा होगा व्यापार और वाणिज्य, यानी कहीं ना कहीं किसानों की खरीद और फरोख्त से संबंधित है ये मामला। अब आपको पता होगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं देसी भाषा में है क्या ये। इसके तहत किसानों और व्यापारियों, यानी कि किसान जो फसल उगाते हैं, व्यापारी जो उनसे खरीदते हैं, को कृषि उपज की बिक्री और खरीद की स्वतंत्रता होगी। वह भारत के किसी भी क्षेत्र में खरीद फरोख्त कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसान हैं, ठीक है, ए हम हैं और बी कोई व्यापारी है। ठीक है, सोनू मोनू कोई भी ले लीजिए आप। अब मैंने क्या किया,
भाई 20 कुंटल मैंने गेहूँ उगाए। अब इस अध्यादेश से पहले की सिचुएशन देखते हैं। अब मान ली इससे मैंने क्या किया, 20,000 रुपये उधार ले रखे थे, तो मेरी मजबूरी थी कि हमको गेहूं कहाँ बेचना है, बी के पास बेचना है। लेकिन अब वर्तमान में क्या है, बी को भी पूरी स्वतंत्रता है कि वो किसी के पास से भी खरीद सकता है, और ए यानी कि मेरी भी स्वतंत्रता है, हम किसी को भी बेच सकते हैं। कोई हम पे प्रेशर नहीं करेगा कि भाई हमारे पास ही बेचो आकर के। अब ये नहीं कि इंटर स्टेट है, ये नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश का किसान उत्तर प्रदेश में ही बेच सकता है। वो चाहे तो भारत के किसी भी राज्य, किसी भी शहर में अपना जो उपज है, कृषि उपज है, उसको बेच सकता है। और उसके लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति, मैं अपने आप को ले लेता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से सीधा चाहता हूँ कि मुंबई में हम अपना गेहूँ बेचें, तो कई सारे 2-3 तो कम से कम स्टेट हमको क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, यानी कि आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है अगर आप कृषि उत्पाद बेचने जा रहे हो कहीं किसी राज्य में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पूरा माहौल यहाँ पे क्या है। तो इसीलिए ये अध्यादेश जारी किया गया। अगला पॉइंट क्या है, इसमें किसी कर या उपकर को समाहित नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी अदर स्टेट में जा रहे हो तो टोल टैक्स पड़ते हैं, नाका पड़ते हैं, तो वहाँ पे कुछ नहीं पड़ेगा, आप आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार यानी कि इस अध्यादेश के अंतर्गत ओपन इंडिया, ओपन एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, या इसको बोल सकते हो वन इंडिया, वन एग्रीकल्चर मार्केट बनाने में मार्ग प्रशस्त होगा। अब दूसरे अध्यादेश की बात करें तो दूसरा जो अध्यादेश आपका है, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा 2020, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता। इसमें देखिए किसानों को कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है। अब प्रोटेक्शन क्या है वो यहाँ पे समझते हैं। देखिए इसके अंतर्गत क्या किया गया है, यह शोषण के किसी भी डर के बिना किसान क्या व्यापारी से जुड़ने में मदद करेगा। इसमें बिचौलियों का खात्मा हो गया भाई। अब इसमें क्या है इसको समझते हैं। मान लीजिए 2 पर्सन हैं, ए और बी, ठीक है, दोनों दोस्त हैं ये। अब तीसरा कौन है, सी है। अब सी वाला भाई अपना जुगाड़ लगाया है मंडी में कि भाई हम जो है तुम्हारे पास में हम यानी कि जो बेचने वाले हैं उनको लाएंगे, किसानों को लाएंगे, आप हमको प्रति कुंटल 50 पैसा या 1 रुपया जैसा भी अपना फिट कर ले वो देगा। तो सी क्या करेगा, दोनों के पास जाएगा, बोलेगा भाई ऐसा करो, हम जहाँ पे बताएंगे वहाँ पे बेचना, चल के बहुत अच्छा भाव चल रहा है, तो दोनों को ले जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, अब क्या हो, इस अध्यादेश के बाद में क्या होगा, कोई बिचौलिया नहीं भाई। और हो सकता है सी वाला ए और बी को धमकी भी दे सकता है, बोलेगा अगर भाई आप नहीं बेचोगे हमारी कहे की जगह पे तो समझ लो फिर हम जो आपका भाव है वो मद्दा लगवाएंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये अध्यादेश आया, सी का काम खत्म, बिल्कुल ए और बी बिल्कुल स्वतंत्र हैं, किसी भी तरीके से किसी भी मंडी के व्यापारी के पास में जाकर अपनी कृषि उपज को बेच सकते हैं। ठीक है, अगला आता है आई कमिट इनिशिएटिव। ठीक है, देखते हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है। विद्युत मंत्री ने पर्यावरण दिवस पर इस पहल की शुरुआत की। ठीक है, यानी कि आपको पता है पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, 5 जून को। सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, अगर नहीं देखा है तो देखिए आप। पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है भाई कि यह देश के संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में परिवर्तन की परिकल्पना करता है। यानी कि वर्तमान में जो हमारा सिस्टम चल रहा है बिजली को लेकर के, उसमें कुछ चेंजमेंट आने की बात कर रहा है, तथा सभी नागरिकों को 24/7 ऊर्जा पहुंच तथा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यानी कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो मैक्सिमम 10 से 12 घंटे बिजली आती है, कहीं कहीं पे इतनी भी ना आती हो। लेकिन इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में 24 घंटे 7 दिन, यानी कि हमेशा आपको बिजली मिलेगी इस इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, सीधा सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आई कमिट इनिशिएटिव जो है किस मंत्री के या किस मंत्रालय के अंतर्गत। तो जब विद्युत मंत्री ने इसको चालू किया है तो मंत्रालय कौन सा होगा, विद्युत मंत्रालय होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम। हाल ही में चर्चा में आया, क्यों चर्चा में आया, आपको पता है कि 5 जून को क्या था, विश्व पर्यावरण दिवस था, तो इसीलिए कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन जाता है। तो डिस्कस करते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहरी वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम किस मंत्रालय या किस मंत्री के द्वारा चालू किया गया। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके अंतर्गत प्रारंभिक चरण में देश के 200 निगमों और शहर में वन विकसित किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो शहरी क्षेत्र, भाई ग्रामीण क्षेत्र तो जानते हो कि हर घर के, लगभग हर घर के सामने आपको एक नीम का पेड़
या आम का पेड़, किसी भी प्रकार का पेड़ आपको मिल जाएगा। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। शहर में जानते हो कि भाई आबादी बढ़ रही है, लोग सभी शहर की ओर भाग रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद में ऐसा कोई नहीं चाहेगा, सब गाँव की ओर भागेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण में भी बढ़े। तो अभी देखो बाजरे का जो शहरी वन है, बाजरे वन है, बहुत चर्चा में है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे कि बाजरे के वन कहाँ पे हैं, तो आपको बताना है पुणे में है ये। ठीक है, अब देखो है क्या, पुणे में भी बहुत बड़ी यानी कि लगभग 40 एकड़ की बंजर भूमि पड़ी थी। ठीक है, तो लगभग 2014-15 के आसपास में इसी प्रकार की एक स्कीम चलाई गई थी और उसी के अंतर्गत ये 40 एकड़ में जो है पौधे लगाए गए और वर्तमान में देखें तो बिल्कुल वो हरा भरा इस समय है। तो इसीलिए चर्चा में आ गए जब ये योजना फिर से रीओपन हुई यहाँ पे। तो आपको याद रखना है कि जो बाजरे शहरी वन है वो कहाँ पे है, पुणे में है। तो आज के प्रश्नों की हम चर्चा कर लें। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है, आपको बताना है। सेकंड है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। थर्ड है फार्माकोपिया आयोग के अंतर्गत किन 2 संस्थाओं को मिलाकर एक कर दिया गया है। ठीक है, फोर्थ है आपका सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये और पहले भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। पांचवा आपका है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करिए। बहुत दिन बाद बोल रहे हैं। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।